नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। अपना बिहार में खबरों की शुरुआत करते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का एरियल सर्वे किया। सीएम नीतीश ने मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज और वैशाली जिलों की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण किया और सर्वे के बाद पटना लौटे सीएम ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि हमने पूरी स्थिति का आकलन किया है और पीड़ित लोगों को हर संभव मदद देंगे। सीएम आज शाम बाढ़ प्रभावित इलाकों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे और उसके बाद किस तरह से बाढ़ग्रस्त इलाकों में मदद पहुंचाई जाए, बाढ़ प्रभावित लोगों तक मदद पहुंचाई जाए, इन तमाम चीजों पर मंथन करेंगे। हाँ, नहीं, आज तो पूरा एरियल सर्वे जो भी इलाका इसके बारे में जो जानकारी मिली थी कि अभी हाल के समय में भी और इस महीने में भी अनेक जगहों पर पूरा वर्षापात हुआ है, प्रभावित हुआ है, फसल बर्बाद हुआ है, ये सब देखा। तो अभी तो हम 2 तारीख को चले गए थे बाय रोड पटना जिला का, नालंदा का और नवादा का, उसको हमने बहुत सारे इलाकों को देख लिया था और उस समय उधर वर्षापात चल ही रहा था। तो वही हमने देखा कि अगर कम होगा तो जाएंगे, तो आज ही के बारे में तय किया था। तो आज वही हम निकले यहाँ से, वैशाली, फिर मुजफ्फरपुर का इलाका, उसके आगे सीतामढ़ी, शिवहर, तब फिर पूर्वी चंपारण, तो इन सब इलाकों का पूरा हम देखते हुए, गोपालगंज का भी इलाका और फिर लौटते हुए वैशाली इलाके में भी उसकी भी जानकारी मिली थी, पहले से भी कुछ प्रभावित था। उस सब को देख लिया है, जितना भी इससे प्रभावित हुआ है, जिसके बारे में जानकारी मिली थी, सबको हमने एरियली देख लिया। हर जगह का आकलन करने का हमने निर्देश दे दिया है और एक एक जगह का आकलन करके जो पहले का तय है उसके आगे जितना भी इलाका प्रभावित हुआ है उन सब लोगों को भी राहत के लिए और जो सहायता का हम लोगों का पहले से बना हुआ एक तरीका है, उसी हिसाब से हम सब लोगों को मदद करेंगे और जिनके फसल की क्षति हुई है उनको मदद करेंगे, हर तरह की मदद करेंगे। और उपचुनाव में लालू प्रसाद के प्रचार करने के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने तंज कसा है। नीतीश ने हंसते हुए कहा कि वो तो जेल से भी काम करते ही रहे हैं, प्रचार करना है तो करें। न करे, अपने कौन को रोके हुए क्या करेंगे, वो तो भाषण देंगे, क्या करेंगे, उनकी अपनी इच्छा है ना। जेल से भी तो काम करते ही रहते हैं, तो उससे क्या। और अब बात बिहार में महागठबंधन में मचे सियासी संग्राम की। अल्टीमेटम कुछ नहीं होता है, यहाँ डिसीजन होता है। अगर उन्हें गठबंधन की चिंता नहीं है तो हमें भी चिंता नहीं है। बिहार में उपचुनाव के लिए कांग्रेस आज अपने उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है। तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर नामों की घोषणा हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस का दिया अल्टीमेटम खत्म हो चुका है और आरजेडी ने अपने उम्मीदवार को वापस नहीं लेने की बात कही है। ऐसे में कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार को उतारने की बात कर रही है। खबर यह भी है कि कांग्रेस तारापुर से पप्पू यादव को उम्मीदवार बना सकती है, अगर पप्पू यादव कांग्रेस के सिंबल पर चुनाव लड़े तो। और कांग्रेस के ऑफर पर पप्पू यादव ने कहा कि अगर कांग्रेस आरजेडी को छोड़े तो साथ आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस अपनी विचारधारा पर लौटती है तो उसका सपोर्ट करेंगे। कांग्रेस यदि बिहार में आरजेडी से अलग होकर के पुनः अपनी विचारधारा के साथ नए बिहार के रिफॉर्म की बात करेगी तो हमारी पार्टी निश्चित रूप से कांग्रेस को सपोर्ट करेगी। और उधर कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा ने कहा कि जन अधिकार पार्टी के मर्जर पर बातचीत हो रही है। उन्होंने कहा कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष से बातचीत हो रही है। गठबंधन से कांग्रेस पार्टी के अलग होने के बाद अब बीच में आए हैं पप्पू यादव। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता अजीत शर्मा। अजीत जी, क्या चल रहा है? पप्पू यादव क्या मर्ज कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में? हमें तो जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जिसे आज सुबह बात हुई है
कि पप्पू जी की पूरी पार्टी कांग्रेस में मर्ज करेगी, लेकिन उनका एक ही था कि दिल्ली में हो। हमने कहा कि दिल्ली आप लोग बात कर चुके हैं, तो बोले कि हम दिल्ली बात हो चुकी है, अब आप लोग को निर्णय लेना है। तो फिर हमने प्रभारी महोदय से ही बात की, अध्यक्ष से ही बात की कि जब आना है तो उनको लाइए। उनकी पत्नी रंजीता रंजन से ही बात की है और बिल्कुल कांग्रेस पार्टी उनका स्वागत करती है। अगर लालू जी के बाद कोई सबसे बड़ा नेता बिहार में है तो पप्पू यादव जी हैं। आप उनके काम को देखिए ना, जहां भी कोई घटना घटती है पप्पू यादव जी हाजिर हैं। जहां भी एम्बुलेंस में गड़बड़ी हुई, भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने किया, वहां पहुंच गए। तो वो जनता से सरोकार रखने वाले लोग हैं। कांग्रेस पार्टी इसका स्वागत करती है और जल्द से जल्द आए कांग्रेस में, और कांग्रेस को हम लोग सभी मिलकर मजबूत करने का काम करें। यादव वोट बैंक पे नजर है आप लोगों की पप्पू यादव के बहाने? भाई यादव वोट भी लोग कहते हैं कि लालू जी के साथ चला गया, बदनामी है उनकी। अब तो यूथ जो यादव भाई हैं, जिनका लड़का लड़की कहता हम पर लालू जी का मोहर से अब थोड़ी जिएंगे, तो पप्पू यादव जी आएंगे और भी बड़े बड़े नेता यादव में आएंगे, उनका स्वागत है। निश्चित तौर पर हम लोग जात पात की राजनीति कांग्रेस नहीं करती, लेकिन वो लोग तो करते हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं यादव भाई हों, भूमिहार हों, फॉरवर्ड हों, ब्राह्मण हो, कुर्मी हो, सभी लोग भारतवासी हैं, देशवासी हैं और जनता है। सबको कांग्रेस पार्टी एक नजर से देखेगी और सबको सम्मान देने का काम करेगी। तो बिल्कुल पप्पू यादव के बहाने एक नई राजनीति साधने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी है और खास तौर पर नजर यादव वोट बैंक पर है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। आरजेडी कांग्रेस में सीटों पर संग्राम जारी है। अब बात हैसियत और जनाधार पर जाकर टिक गई है। वहीं सियासी हालात पर एनडीए के नेता चुटकी ले रहे हैं। दोनों सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उपचुनाव में घोषित कर दिए हैं। दोनों सीटों पर हम जीतेंगे। महागठबंधन में कांग्रेस भी अभी तक है और हम कांग्रेस का भी सम्मान करते हैं। उपचुनाव का 2 सीट है। अब कांग्रेस पार्टी अगर उम्मीदवार दे ही देगी तो कांग्रेस पार्टी को तो उनके कार्यकर्ता तो वोट ही नहीं देंगे। उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है, अब जनता फैसला करेगी कि इसकी क्या हैसियत है किस विधानसभा में। कांग्रेस पार्टी कई नामों पर विचार विमर्श पार्टी के अंदर चल रहा है और हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और विधायक दल के नेता इन चीजों को देख रहे हैं और मेरा मानना है शाम तक हम एक बेहतर उम्मीदवार देंगे, जो मजबूत उम्मीदवार होगा। तारापुर से कौन चुनाव लड़ेगा, कांग्रेस का कौन प्रत्याशी होगा, इसे हम जल्दी ही तय कर लेंगे और जल्दी ही नाम सार्वजनिक कर देंगे। जहां तक चर्चा पप्पू यादव जी की है, तो देखिए वो सामाजिक सरोकार वाले व्यक्ति हैं और आपने देखा है कि किस तरह से मुश्किल की घड़ी में वो लोगों के साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर उन्हें कांग्रेस से चुनाव लड़ना है तो उन्हें विधिवत कांग्रेस में शामिल होना होगा। अगर वो चाहे तो अपनी पार्टी का विलय भी कांग्रेस में करवाएं। कांग्रेस बेचारी याचना करती रह गई कि भाई हमें भी एक जगह से सीट दे दीजिए, और अब सुनने में खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए दोनों ही सीटों पर उम्मीदवार उतारने वाली है। खैर, ये लोग आपस में ही लड़ते रहे। जनता समझती है कि महागठबंधन को अपना वोट देकर बर्बाद नहीं करना है। चुनाव में एनडीए के प्रत्याशियों की ही विजय होगी। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। कांग्रेस के निशाने पर तेजस्वी ने कहा है कि जानकारी देना और फैसला लेना दोनों अलग है। तेजस्वी ने कांग्रेस प्रभारी को जानकारी की बात कही थी। महागठबंधन में रहने पर आलाकमान फैसला करेगा। आज शाम 7 बजे के पहले कांग्रेस उम्मीदवारों की घोषणा हो जाएगी। बिहार में अभी महागठबंधन में टूट की बात गलत है। विधानसभा उपचुनाव में फ्रेंडली फाइट तय है। तो ये बड़ी खबर, कांग्रेस के निशाने पर तेजस्वी यादव हैं। भक्ति करण दास जी हमारे सम्मानीय प्रभारी हैं, उनसे अगर बातचीत हुई, अगर वो इन्फॉर्म किए हों तो अलग बात है। जब सामंजस्य होता है, कोई महागठबंधन होता है, तो बैठ के बातचीत होती है। इन्फॉर्मेशन देना और डिसीजन लेना दोनों अलग अलग बात होती है। उन्होंने प्रभारी को क्या इन्फॉर्म किया या उनसे पूछा, बात होना राजनीति में किसी भी दल के लोग से किसी से भी बातचीत हो सकती है, लेकिन कोई निर्णय हो तब ना। बिल्कुल घोषणा होगी। अब हम दिल्ली से सब चीज खबर आ जाएगा। हमको लगता है 5 साढ़े 5 बजे वहाँ से हमको लास्ट खबर आ जाएगी। हम भी उसी का इंतजार कर रहे हैं जो आप लोग कर रहे हैं। आज यानी आप क्यों लड़वाना चाहते हैं तारापुर? लड़वाने की बात कहाँ हो रही? वो तो विलय करने की बात हो रही है। अभी लड़वाने कहाँ सोचने लगे आप? यादव ने अपनी रजामंदी दे दी है आपको। वो तो वहाँ केंद्रीय नेतृत्व से बात हो रही है। वो चाहते हैं, क्योंकि पत्नी तो कांग्रेस में है ही है, तो आधा चीज तो पहले से है।
तो वो अलग लगता है कि कांग्रेस में आना चाहते हैं तो उसका स्वागत है। एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि क्या वाकई में बिहार में महागठबंधन जो है वो टूट गया है? टूटने की बात अभी कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है। अभी तो वो दोनों, जब मेरा सीट कुशेश्वर खान था, मुझे कांग्रेस को लड़ना था, उन्होंने दोनों सीट पर घोषणा कर दी, तो हम लोग भी कांग्रेस पूरे देश में हैं, हम लोग भी दोनों सीट पर लड़ेंगे। तो अब तेजस्वी यादव कांग्रेस के निशाने पर आ गए हैं और कांग्रेस ने कहा है कि जानकारी देना और फैसला लेना दोनों अलग अलग चीजें हैं। तेजस्वी ने कांग्रेस को जानकारी की बात कही थी और महागठबंधन में रहने पर आला कमान फैसला करेगा, यानी कि दिल्ली से यह फैसला होगा। संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय, क्या लगता है, कांग्रेस अपने स्वाभिमान को बिहार में बचाएगी या महागठबंधन को? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से कांग्रेस नेताओं के तेवर हैं, वो साफ तौर पे उन्होंने जाहिर कर दिया है कि वे झुकने को तैयार नहीं है। और अगर कांग्रेस ने यह कह दिया है कि राजद दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को खड़ा करती है, तो कांग्रेस भी दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़ा करेगी और इससे पीछे वो नहीं हटेगी, यह स्पष्ट है। और आज शाम दोनों प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर दी जाएगी। मदन मोहन झा जो प्रदेश अध्यक्ष, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जानकारी दी होगी तेजस्वी यादव ने, लेकिन जानकारी देना और फैसला लेना एक बड़ी बात कह दी है तेजस्वी यादव के बयान पर प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने, कि फैसला लेना एक अहम बात होती है और अगर आपने फैसला लिया तो एक तरफा फैसला कैसे ले लिया। उनके कहने का आशय यही था कि केवल जानकारी देने से ही सब कुछ नहीं हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है महागठबंधन के रिश्ते को लेकर, तो जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने यह कहा है कि हो सकता है कि फ्रेंडली फाइट हो तारापुर और कुशेश्वर स्थान में, इस बात से इंकार नहीं कर सकता, लेकिन महागठबंधन की सेहत पर कोई असर इसका नहीं पड़ेगा, ऐसा तेजस्वी यादव का कहना था। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष मदन मोहन झा ने यह कह दिया कि जो आला कमान का फैसला होगा उन्हें वे स्वीकार है, यानी आला कमान अगर फैसला लेता है कि बिहार में महागठबंधन से कांग्रेस अलग हो जाए तो उसको सहर्ष स्वीकार करेंगे बिहार के कांग्रेसी नेता। जी अली। लेकिन संजय, क्या लगता है आपको, कांग्रेस अल्टीमेटम पर अल्टीमेटम देती रही, आरजेडी के सेहत पर इसका कोई असर नहीं हुआ, उल्टे आरजेडी के नेता यह कह रहे हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, तो यह फ्रेंडली फाइट कैसी? आपको नहीं लगता कि कांग्रेस इस वक्त बिहार में अपने स्वाभिमान को बचाने की लड़ाई लड़ रही है? कांग्रेस के नेता बहुत सारी बातें हैं और इस चुनाव में बिहार में कांग्रेस भी सकने वाला, अगर कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने प्रत्याशियों को करती है और इस दोनों सीटों पर कांग्रेस फाइट करती है और कांग्रेस का परफॉर्मेंस एक भी सीट जो पारंपरिक सीट है उसमें। चलिए संजय, बहुत बहुत शुक्रिया। शाम का इंतजार करते हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि शाम को सब कुछ साफ हो जाएगा। 5 साढ़े 5 बजे का वक्त दिया जा रहा है कि कांग्रेस दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर देगी। तो इंतजार करते हैं और देखते हैं कि ये फाइट क्या फ्रेंडली होती है या वाकई अब महागठबंधन खत्म हो चुका है। और अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा था, जिस पर मदन मोहन झा ने प्रतिक्रिया दी है। वो चुनाव लड़ना चाहती है तो कांग्रेस प्रभारी से बात हुई थी हम लोगों की। कांग्रेस अलग से प्रत्याशी खड़ा करने की बात कर रही है कि सहमति नहीं बन पाई। नहीं, अब अगर फ्रेंडली हो तो कोई दिक्कत थोड़ी ना, उसमें बाई इलेक्शन है तो उसमें कोई महागठबंधन में कोई दरार थोड़ी ना, बाई इलेक्शन होते रहे। और बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी कई घोटालों के आरोपी हैं। पूरी तरह से एकजुट है और हम रिकॉर्ड मतों से कुशेश्वर स्थान और तारापुर जीतेंगे। आरजेडी कह रही है कि दोनों अपराधी छवि के हैं एनडीए के उम्मीदवार। एक बार खुद वो देख लें और बताएं कि कैसे हैं। केवल कहानी कहने से सबसे बड़े अपराधी छवि के जो व्यक्ति हैं, जिन पर ईडी से लेकर के करोड़ों का घोटाला है, सबसे पहले तेजस्वी यादव से ज्यादा बड़ा अपराधी छवि के कौन व्यक्ति हैं? जिन पर ईडी से लेकर के आज मॉल, कोई भी रोड पे सगुना मोड़ जाता है तो देखता है कि किस तरह से उन्होंने जमीन का और आईआरसीटी घोटाला से लेकर के सारे घोटाला किए हैं। सबसे बड़े घोटालेबाज तेजस्वी यादव। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में यूरिया की कमी का मसला केंद्र के सामने उठाया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि वो इस समस्या पर बात करने के लिए दिल्ली जाएंगे और केंद्रीय कृषि मंत्री के सामने यह मसला उठाएंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि बिहार को जितने खाद का आवंटन हुआ है अक्टूबर महीने में, उससे काफी कम आपूर्ति हुई है। रबी फसल को देखते हुए यह स्थिति काफी गंभीर है।
आने वाला है और ऐसे में खाद की सबसे ज्यादा जरूरत किसानों को होती है, लेकिन खाद की स्थिति क्या है ये जानना बेहद जरूरी है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रबी का मौसम आने वाला और किसानों को खाद की सख्त आवश्यकता है और कई जगहों पे खबर आ रही है कि खाद की किल्लत। वर्तमान में स्थिति क्या है सर? देखिए, हम लोगों का जो रिक्वायरमेंट है यानी जितनी आवश्यकता है वो 12 लाख मीट्रिक टन का है, लेकिन अभी तक हमें 33,415 मीट्रिक टन खाद अभी उपलब्ध है, लेकिन ये पूरे रबी सीजन का है। और 4 लाख मीट्रिक टन हमें डीएपी चाहिए पूरे रबी सीजन के लिए। 1.5 लाख मीट्रिक टन हमें पोटाश चाहिए पूरे रबी सीजन के लिए। 2 लाख मीट्रिक टन एनपीके चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार और रबी के मौसम में बिहार के लिए अलग से बंदोबस्त करेगी और यहाँ खाद की कोई कमी नहीं होने देगी। तो आप किसानों को आश्वस्त करते हैं कि रबी के समय में खाद की किल्लत नहीं होने वाली है? हाँ, कमी तो हम लोग नहीं होने देंगे, कमी तो नहीं होने देंगे। भारत सरकार तस्वीर दिख रही है सर, वो जो अभी आवंटन की तस्वीर दिख रही है तो निराशाजनक है। नहीं, हम संपर्क में हैं और हम भारत सरकार के जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं मंडविया जी, उनसे मिलने हम दिल्ली जाने वाले हैं और वो तुरंत जाने वाले हैं। तो उनसे बात करके और मीटिंग बैठक करके हम एश्योर करेंगे और रबी के मौसम में किसानों को हम कमी नहीं होने देंगे। तो कृषि मंत्री ने आश्वस्त किया किसानों को कि रबी के मौसम में खाद की आपूर्ति में किल्लत नहीं आएगी, लेकिन जो तस्वीर अभी फिलहाल दिख रही है वो बेहद उत्साहजनक नहीं है। आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। दरभंगा शहर के बाजितपुर के लोग बाढ़ और कटाव से बेबस हो गए हैं। 3 दिनों की लगातार बारिश के कारण बागमती नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे वार्ड नंबर 23 के बाजितपुर के लोग संकट में घिर गए हैं। अब तक 12 से ज्यादा घर पानी के कटाव से पूरी तरह से नदी में समा गए हैं। वहीं कई घर गिरने के कागार पर हैं। कई पक्के मकान भी कटाव की चपेट में आ गए हैं। हालात तो यह है कि लोग रज्जगा कर रहे हैं। लोगों ने सरकार और प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। समय रहते वो मिट्टी के बोरे के साथ साथ बोल्डर डालकर रिंग बांध बनाने की मांग कर रहे हैं। लगातार हो रहे बारिश के बाद जो है नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और इस बार फिर से जो बारिश हुई है तो अधवारा समूह का जो नदी है उफान पर है और उफान पर होने के कारण जो हम अभी खड़े हैं वार्ड नंबर 23 के वाजिदपुर मोहल्ले में और हमारे पीछे जो आप देख रहे होंगे ये जो नदी के किनारे जो बसा हुआ इलाका है, ये शहरी इलाका है, ये वार्ड नंबर 23 का है और लगभग यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि 300 मकान ऐसे हैं नदी के किनारे जिस पर खतरा मंडरा रहा है, कभी भी वो मकान नदी में समा सकता है। कई मकान तो ऐसे समा भी चुके हैं, कई मकान ऐसे हैं जो आजकल जो उनके मिट्टी है धंस रहा है नदी में, तो ऐसे में बचाव का कार्य किया गया है, लेकिन ये बचाव का कार्य काफ़ी नहीं है। इसको युद्ध स्तर पर तुरंत जो है यदि मकान को बचाना होगा तो तुरंत युद्ध स्तर पर जो है इसका मिट्टीकरण करना होगा। हाल फिलहाल मंत्री जी भी आए थे, संजय झा, उन्होंने भी यहाँ से देख के गए। उसके बाद आश्वासन था कि जल्द ही इस काम को पूरा कर लिया जाएगा। क्या है स्थिति यहाँ का? यहाँ स्थानीय वार्ड पार्षद है हमारे साथ, हम उन्हीं से जान लेते हैं क्या स्थिति है यहाँ। हम वार्ड नंबर 23 के पार्षद प्रति हुए, मेरा नाम विश्वमर पासवान जी हुआ। करीब लगभग चौथा राउंड ये पानी है जलस्तर और इसमें हथिया की जो पानी आया है उससे लोग दरार फटफट के लोग को घर नीचे की ओर नदी में समा रहा है। और जो अभी हाल फिलहाल काम हुआ था ये बांस बल्ला से, वो सक्सेस नहीं रहा। बेनिहात पैसा ये ठेकेदार से लूट खसोट करके चला गया, कोई एक बार देखने नहीं आया इंजीनियर की किस स्थिति में बांस गिर गया, किस स्थिति में बोरा फंस गया। कितने मकान होंगे और क्षतिग्रस्त? लगभग 300 मकान है जो नदी के किनारे में, 10-20 मकान तो समा गया है जो अभी एट प्रेजेंट दिखलाई देगा। लोग आवे, सरकार के आदमी अभी तक तो कोई आया नहीं देखने के लिए और तमाम लोग जो है पार्षद के पास रात दिन जाके कथित होता है कि मेरा घर कट गया। का मकान बहुत करीब आ गया है नदी का, तो क्या लगता है, डर लगता है क्या है? रात भर उस मकान के कटाव के कारण हम लोग रात भर जगे रहते हैं, कब गिर जाएगा मकान। अब रहने के लिए कोई दूसरा जगह है नहीं तो क्या कर रहे हैं, जग के रहना पड़ रहा है। अब देख रहे हैं कब कट जाए। अब ये चौथा राउंड पानी का आया है जो 2 दिन में जलस्तर 10 से 12 फीट बढ़ चुका है और इससे हम लोग को काफ़ी डर लग रही है।
और मकान कटा मतलब कटने ही वाला है हम लोग का मकान। जल्द से जल्द प्रशासन को यहाँ की सूद लेनी होगी, नहीं तो जो 10 मकान अभी नदी में समा गए हैं और कुछ समाने वाले हैं उसे बचाया जरूर जा सकता है। विपिन कुमार, न्यूज 18 दरभंगा। और उधर शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड में अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रखंड कार्यालय के पीछे अधिकारियों और कर्मचारियों के रहने के लिए 3 बड़े भवनों का निर्माण 9 साल पहले कराया गया। करीब 7 करोड़ रुपए इस पर खर्च किए गए, लेकिन कोई अधिकारी इसमें रहने को तैयार नहीं है और अब भवन जर्जर होते जा रहे हैं। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। मैं इस वक्त मौजूद हूं शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड कार्यालय में और पुरनहिया प्रखंड कार्यालय में सरकारी अधिकारियों की लापरवाही का एक जीता जागता हम तस्वीर आपको दिखलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि तकरीबन 9 साल पहले शिवहर जिले के पुरनहिया प्रखंड में ये आलीशान भवन का निर्माण किया गया था और इस भवन के निर्माण पर सरकार ने करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए हैं, लेकिन 9 साल बाद भी इस भवन का इस्तेमाल नहीं हो सका है और भवन आज पूरी तरीके से जर्जर होने की स्थिति में खड़ा हो गया है। मैं आपको बता दूं कि जो पुरनहिया प्रखंड कार्यालय के ठीक पीछे इस भवन के निर्माण के पीछे सरकार का उद्देश्य ये था कि जो यहाँ प्रखंड कार्यालय में कर्मचारी और अधिकारी की पदस्थापन होती है वो इसी भवन में रहे और समय पर कार्यालय में आए और लोगों को सुविधा हो सके, क्योंकि जो प्रखंड कार्यालय में पदस्थापित कर्मी और अधिकारी है वो स्थानीय स्तर पर रह नहीं पाते हैं और दूर दराज इलाकों में रहते हैं। उनको प्रत्येक दिन वहां से कार्यालय आने में समय में देर हो जाती है और जिसके कारण जो लोग हैं, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको अपने कार्यों के संपादन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो तस्वीर देख सकते हैं, अधिकारियों की लापरवाही का ये जीता जागता नमूना इसे कह सकते हैं। खर्च कर दे करोड़ों रुपया और इसका सदुपयोग नहीं हो पाया है और सरकार का करोड़ों रुपया पानी की तरह यहाँ पर बह गया है, लेकिन कोई कुछ करने को तैयार नहीं है। अधिकारी इस मामले पर बोलने को तैयार नहीं है। राकेश रंजन, न्यूज 18 शिवहर। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।